Hello everyone, I am Vikas Kumar and I welcome you all to CDS Academy YouTube channel. And this is a very demanded video. I am here with a very demanded video, and in this video I am going to discuss that how you people can cover Lakshmikant very effectively in just 7 weeks. So I have planned this program as 7 into 7 plan. So all those people who are watching this video, just start with me reading Lakshmikant. And in this video I'm going to tell you the perfect strategy by which you can cover whole of the Lakshmikant in very effective manner. कैसे सारी चीजें प्लान कर सकते हो, how chapter by chapter you can start the things, because this is a kind of book जो आपको अपनी अर्ली स्टेजेस में, या उन लोगों के लिए भी जो अभी एग्जाम्स दे चुके हैं, वो लोग इस बुक को देखते हैं तो दिस बुक सिंपली लुक्स लाइक अ गन, कि भाई इतनी भारी भरकम सी बुक है, किसी के सर पर उठा करके मार दो तो इंसान मरे ना तो बेहोश तो जरूर हो जाएगा. सो इट इज बेसिकली कि लोग समझते हैं कि बहुत लेंदी है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट गोइंग टू बी लेंदी. एंड सेकेंडली द क्वेश्चन कम्स कि सर व्हाई वी शुड फोकस ऑन इंडियन पॉलिटी सो मच while preparing for CDS and CAPF examination. The simple answer is that मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा कि योर GS प्रिपरेशन विदाउट पॉलिटी इज लाइक वो पिघली हुई आइसक्रीम जिसे ना खा सकते हो ना फेंक सकते हो. तो आपकी GS की प्रिपरेशन विल बी लाइक दैट मेल्टेड आइसक्रीम. अब बस नई आइसक्रीम आएगी तभी उसके मजे ले पाओगे. इन द सेम वे इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द इंडियन पॉलिटी then obviously you are not going to secure good marks in your GS. आपको लेने के देने पड़ जाएंगे एग्जाम में और फिर नई आइसक्रीम का वेट करोगे. that will be your further next examination. So basically what should be our strategy and how we should plan the things, या फिर ये कहो कि बिना इंडियन पॉलिटी का आपकी GS बिल्कुल आपको नजर आएगी जैसे कि बिना चिली फ्लेक्स और बिना ओरिगेनो के आपको पिज्जा नजर आता है. तो जस्ट प्लीज रीड आउट दिस बुक, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इन दिस वीडियो, ये वीडियो देख के ना I promise you all कि you will feel कि सर Indian polity, सर Lakshmikant is very easy book, because the very big challenge which comes in front of students is students just start reading this book from the very first chapter, second chapter, third chapter, but they are not meant for starting. You should learn the proper sequence of this book if you just want to excel Indian polity. So let me tell you one thing. So what are the things which you should keep in your mind is that expected questions in CDS, how many questions you can expect from this subject? Minimum 16 to 18. In the last examination 16 was asked. In CDS 2 2020 16 questions were asked, but 16 to 18 19 questions you can easily say के सर इतने questions आ सकते हैं. Yes, I will say definitely these much of questions can come in your examination. Next thing is कि यार Indian polity is not any factual subject. People just think कि सर मेरे को आज इतना मोटिवेशन है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1, और सर पूरा आर्टिकल नंबर 1 से लेके एक एक आर्टिकल पढ़ डालूंगा, जहां तक आर्टिकल बने होंगे इस दुनिया में कहीं नहीं छोड़ूंगा आर्टिकल्स को. बट दिस इज नॉट द वे टू स्टडी इंडियन पॉलिटी. कुछ लोग क्या करते हैं कि शेड्यूल्स की लिस्ट निकालेंगे, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट निकालेंगे और उनको पढ़ना शुरू कर देंगे एग्जाम से 1-2 महीने पहले, एंड दैट थिंग इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क. सो व्हाट इज द प्रॉपर स्ट्रेटजी? यार दिस इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, दिस इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. आई एम प्रॉमिसिंग यू, just start this book reading in a way which I am telling you, and this book will be like your crush. You will more this even than your crush. आपको अपनी क्रश से ज्यादा प्यार हो जाएगा इंडियन पॉलिटी से. आई एम टेलिंग यू. ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम्स इज नॉट एज ऑल एज बिग एज इट अपीयर्स. जितनी मोटी तगड़ी ये दिखती है ना आपको, उतनी मोटी तगड़ी है नहीं, तो नो नीड फॉर एनी फियर. और द फोर्थ थिंग इज इट कैन मेक और ब्रेक यू. पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट गाइज कि अगर आप पॉलिटी अच्छे से कर लोगे तो इट इज said कि पॉलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द होल ऑफ GS. मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट पूरी GS के अंदर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको पॉलिटी नजर आएगा. तो अगर इसको कर लोगे तो इट कैन मेक यू, और अगर नहीं करोगे तो इट कैन ब्रेक यू. सो गाइस, नाउ द रियल वीडियो बिगिंस, द रियल गेम बिगिंस. सो जस्ट टाइटन योर बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वीक नंबर 1. ओके, सो व्हाट इज द सीक्वेंस टू स्टडी इंडियन पॉलिटी? ये आपका तरीका होगा पढ़ने का. एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे टर्म्स मैं आपको देकर के जाऊंगा ना कि आपको ये पता लग जाएगा, जैसे आप सर्च करते हो ना यूट्यूब पे कि सर व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स टू रीड इन इंडियन पॉलिटी. लिसन माय वीडियो. इस वीडियो के बीच में मैं तुम्हें इतने टर्म्स दे दूंगा ना, उन टर्म्स को खोज खोज के भी पढ़ोगे तो एग्जाम में आपके 80% क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, सो जस्ट लेट मी स्टार्ट, नो मोर जोक्स. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट चैप्टर यू शुड रीड इज प्रेसिडेंट, who is also known as शक्तिमान in my language. प्रेसिडेंट को पढ़ना है. Now what you people need to do is, देखो this is UPSC. यूपीएससी भाई आपको क्वेश्चंस जो देगा ना,
क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये एसएससी नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप बना कब पाओगे? व्हेन यू आर स्टडिंग द थिंग्स इन अ कंसेप्चुअल मैनर। तो सर व्हाट शुड वी डू? तो प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, सो स्टार्ट विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. In the election of president, you will come to know who participate in the election of president. Whatever I'm saying in this video, just try to find out the answers of those questions and your polity will be ready. I'm promising you guys. So, who participate in the election of president? Why, why the nominated members of state legislative assemblies and parliament doesn't participate in the election of president? Watch my video again and again and try to find out the answers of these questions. Sorry. इलेक्शन के बाद व्हाट टू पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी यार, मतलब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द नेशन. सो देयर इज अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन ऑल द स्टेट्स एंड सेंटर इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सर क्या लाइन बोल दी सर, मजा आ गया. कुछ मजा नहीं आया, समझो इस लाइन को, जिस दिन समझ जाओ उस दिन कमेंट करना मेरे को, ठीक है. अब यूनिफॉर्मिटी समझने के बाद यू विल लर्न कि भाई फॉर्मूलाज आर मेड. सारी स्टेट्स को आपस में समझा दिया गया है कि भाई पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन है. तो कल गोवा आके यूपी से नहीं लड़ेगा कि यूपी तुम ज्यादा वोट डालते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हम कम डालते हैं तो हम भी उतने डालेंगे क्योंकि तुम भी स्टेट हो हम भी स्टेट है. समझा दिया दोनों को पॉपुलेशन के बेसिस पे. हाउ वंडरफुली आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन्ड, यू विल लव आफ्टर रीडिंग दिस बुक. ठीक है, समझा दिया गया. स्टेट और सेंटर को आपस में समझा दिया गया. उसके बाद देखोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अ सिस्टम वेयर सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्शन ऑफ वोट्स रिसीव्ड. ये सब के आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू शो माय नॉलेज टू यू पीपल गाइस. आई एम जस्ट reciting these words in the language of polity because the questions of polity comes only in this language. And if you are listening to this video, I just want you people to find out the answer of these questions and then half of your polity will be ready. I am saying you watch this again and again and then find out the question of this question. What is proportional representation? After that, what are the qualifications? अब सर ऐसा कर सकता हूं क्या? सर मेरा मन कर रहा है प्रेसिडेंट बनने का, सर बहुत मन है सर, ऑफिसर क्या बनूंगा, प्रेसिडेंट बन जाता हूं. प्रेसिडेंट के तो मजे हैं इतने, जीवन सही है. तो whether you can apply for the president or not, if you want to become the president of our Indian state, what are the requirements which you should follow? Then these are the qualifications. Then again comes कि सर प्रेसिडेंट बनना क्यों है? Because president enjoy a lot of powers. Sir, what are those powers? Sir, what are those powers which are enjoyed by president? The most important from your examination point of view is veto power of your president, which is defined by article 111. देखो कितना सगुन वाला फिगर है, ऐसे ही याद होगा. 111 रुपए दे दो, किसी की शादी हो रही है, किसी के यहाँ कथा हो रही है, भागवत हो रही है, मम्मी दादी बोलते हैं जाओ 111 रुपए दे के आओ. और 111 क्या है? दिस इज वीटो पावर. वीटो पावर मीन्स कि कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ वीटोज, बट in India, our Indian president has only 3 type of vetoes. So just find out and comment me down what is that veto which is not enjoyed by our Indian president but it is enjoyed by the president of United States of America. Then again you will learn about ordinance making power. That is article 123. हर बार प्रेसिडेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं. इन टॉपिक्स को उठा के देख लेना, यहीं से आते हैं. और आएंगे कहां से? यहीं से आते हैं. ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. मान के चलो your both the houses or either of the houses not in session, then president can promulgate ordinance. यानी कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव की जगह किसके कपड़े पहन लेगा? लेजिस्लेचर के कपड़े पहन लेगा. पार्लियामेंट की जगह लॉ बनाने लग जाएगा. इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीस क्वेश्चंस. पैरेलल टू दिस you will learn the next chapter after president is governor. Sorry, गवर्नर, राइट. तो गवर्नर के बारे में आप पढ़ोगे, बट द ओनली डिफरेंस इज गवर्नर के लिए मेरे स्टूडेंट एक लाइन बोलते हैं कि सर ही इज द चमचा ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन बट आई एम यूजिंग दीस सेंटेंसेस सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, अच्छा. तो गवर्नर के लिए लाइन बोलता है कि सर गवर्नर इज द चमचा ऑफ प्रेसिडेंट. व्हाई? बिकॉज यू कैन से कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द टर्म्स ऑफ योर पॉलिटी. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. क्वालिफिकेशन क्या होती है पता है? यू विल लाफ. He should be a citizen of India. He should be 35 years of age. मेरे आपके सबके पापा गवर्नर बन सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए. तो क्यों? क्योंकि एक वॉच डॉग होता है सेंटर का, जो सेंटर बैठाता है कि भाई सीएम जो भी हरकत करे हमें बताना. तो भाई इस गवर्नर के बारे में पढ़ोगे, सब कुछ पैरेलल मिलेगा. गवर्नर के पास भी वीटो पावर होती है, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस निकालेगा, गवर्नर भी सब कुछ करेगा जो प्रेसिडेंट कर रहा है. ऐसे गवर्नर कंप्लीट हो जाएगा इफ यू विल लर्न अबाउट प्रेसिडेंट. फिर आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट पे.
देन यू विल लर्न अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के तो चर्चे ही अलग दिखेंगे आपको। वाइस प्रेसिडेंट इज अ काइंड ऑफ पर्सन who is you can say chairman of your Rajya Sabha, but he is why president is not the member of any house of parliament. Is president is member of any house of parliament? Find out the answer of this question. Then next chapter you will do is prime minister. ये है भाई साहब आपके देश का सबसे बड़ा गुंडा। प्रेसिडेंट तो आपको दिख रहे हैं बस कि हाँ भाई गुंडे हैं, लेकिन गुंडे ये नहीं है। गुंडा कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। यू पीपल यू ऑल नो कि सर जो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हीं की रियल पावर है हमारे देश में, क्योंकि व्हाई वी कॉल प्रेसिडेंट एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई वी कॉल प्राइम मिनिस्टर एज रियल एग्जीक्यूटिव। फाइंड द आंसर्स, योर पॉलिटी विल बी रेडी इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में यू विल नॉट बिलीव कि किसी भी आर्टिकल में, in any of the article of Indian Constitution, it is not mentioned, the procedure of the election of the prime minister is not mentioned, कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होंगे, नहीं मेंशनड है। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बताए जा रहे हो आप, तो आप झूठ बोल रहे हो सर, हम नहीं खेल रहे। नहीं, ऐसा ही है, पढ़ के देखना। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में किसी आर्टिकल में बताया नहीं गया, बस ओनली इन आर्टिकल 75 इट इज सेड कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बस ये क्या बात हुई? इसका मतलब प्रेसिडेंट के फूफा जी हैं, उनका मन कर रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशन आल्सो। अब चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, अपने आप पढ़ना। अब इसके आगे जो चैप्टर पढ़ोगे आप, दैट विल बी योर चीफ मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर इज सिमिलर टू चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज सिमिलर टू चीफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को पढ़ोगे तुरंत बस चीफ मिनिस्टर यूं समझ आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। चीफ मिनिस्टर का भी प्रोसीजर नहीं दिया है, चीफ मिनिस्टर के बारे में भी नहीं बोला गया है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देन कम्स योर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आने के अलावा भी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट पॉलिटी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत प्यार से पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मैं आपसे सीधी सी बात करूं, जिसको आप मंत्री परिषद बोलते हो हिंदी में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जैसे आपके अमित शाह है, ठीक है, अमित शाह है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फलाना मिनिस्टर, ढकाना मिनिस्टर, ये सब हैं आपके कौन? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इनके बारे में देयर आर 3 आर्टिकल्स जो अगर आपको समझ आ गए ना, आई एम टेलिंग यू 20% पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। ये जो टॉपिक लिया है ना मैंने आपके लिए पहला, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक आप ऐसे भगोगे ना पॉलिटी में, आप बोलोगे सर अब नहीं रुकेंगे, पूरी पॉलिटी खत्म करके छोड़ेंगे, दिमाग में बहुत इंटरेस्ट आ गया है। दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आर्टिकल 74, व्हाट डज आर्टिकल 74 सेज? आर्टिकल 75, आर्टिकल 88, ये भाई साहब समझो, और ये समझ गए, ये समझ डाला तो जिंदगी जिंगा लाला, वही वाली बात हो जाएगी। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with prime minister as its head to aid and advise the president and the president should act in accordance with the advice of the council of minister। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूछे, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूछे प्रेसिडेंट अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब सर अपनी बीवी को फोन तो कर लेंगे, मतलब प्रोफेशनली कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बीवी को फोन करें, गर्लफ्रेंड बनाए, कुछ भी करें, ठीक है, पब जाएं, बाहर जाएं, वो अलग चीज है। बट ऑफिशियली जो काम होगा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीओएम को बिना पीछे नहीं करेंगे। आर्टिकल 74 में लिख दिया गया है प्रेसिडेंट मस्ट, मस्ट वर्ड का मतलब आता है ना, इंग्लिश पढ़ते हो सब, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ सीओएम। इसीलिए तो बोलते हैं प्रेसिडेंट क्या है? कठपुतली है। इसको जैसे घुमाएंगे धागे डाल के, कौन घुमाता है इसको? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेगा। तो ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर पीएम और सीओएम। आर्टिकल 75 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, द फिनोमेना ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज नॉट सिचुएटेड इन होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज सिचुएटेड इन आर्टिकल 75 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज सेड? पढ़ना जा करके। अब आर्टिकल 75 में क्या बोलते हैं कि आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मजा आ जाएगा इस बात को समझ के आपको। लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब सर अगर जिस दिन लोकसभा का माथा खनका, बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, काम ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे, उल्टे सीधे काम करी जा रही हो, उसी दिन लोकसभा पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर देगी। दिस इज द पावर ऑफ योर लोकसभा।
कौन सा मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन। पढ़ना, सब पढ़ना। अभी मैं बस एक बैकग्राउंड दे रहा हूं, आई एम जस्ट क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी इनसाइड यू, और अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, तो आर्टिकल 75 में, हाँ सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भगा देंगे, ऐसे भगा देगी लोकसभा, ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 88 पढ़ो, और जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट हो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ो, बिकॉज प्रिटी मच सिमिलर। फिर कैबिनेट कमिटी, अरे ये कोई चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, इस चैप्टर में समझना क्या है वो भी बता देता हूं। इस चैप्टर में बस ये पढ़ लेना कि होम मिनिस्टर कौन सी कैबिनेट कमिटी को हेड करते हैं, पीएम जो है कौन सी कमिटी को हेड करते हैं, बस खत्म। और एडहॉक कमिटीज क्या होती हैं और स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती हैं, 10 मिनट का चैप्टर, लो खत्म। दिस इज योर वीक 1। ये वीक 1 में पढ़ लिया ना, आपको मैं अश्योर करता हूं, आपके यहां से क्वेश्चन बता दूं कितने आएंगे। देखो, 2 प्रेसिडेंट से लगा लो, एक क्वेश्चन मिनिमम गवर्नर से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से लगा के चल लो, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, इनसे 2 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। यू कैन इजीली से कि 6 to 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस टॉपिक से दिखेंगे, और 17 में से 7 तो यहीं आ गए, ठीक है। 6 क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस यू कैन इजीली सी फ्रॉम हियर, बट apart from those 6 questions, this is your foundation. Now you are going to swim in the love of polity. यहां से ये कॉन्सेप्ट जिस दिन जिस बच्चे को समझ आ जाते हैं ना, वो फिर पॉलिटी में रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। नाउ लेट्स कम टू वीक नंबर 2। और वीक नंबर 2 में सबसे बड़ा विलेन आपका थानोस आ चुका है। यहां थानोस की एंट्री हो चुकी है, और यहां पे थानोस कौन है? थानोस इज मिस्टर पार्लियामेंट। थानोस इज मिस्टर पार्लियामेंट। मतलब सर कहना क्या चाहते हो सर? सबसे बड़ा विलन है, इसको मार गिराया तो ये मान लो पॉलिटी पता नहीं कितने लेवल तक खत्म ही कर चुके हो आप। पार्लियामेंट पढ़ना है आपको, जबरदस्त तरीके से पार्लियामेंट पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और ना आए क्वेश्चन, जब भी आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है इस चैप्टर को पढ़ के, यू पीपल कांट इमेजिन। पढ़ना क्या है सर पार्लियामेंट में, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो बिग, फिर तुम ही लोग बोलते हो कि अरे सर बहुत बड़ी वीडियो थी, मन नहीं कर रहा देखने का। अब पार्लियामेंट की बात अगर मैं करूं, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट में आपको समझना क्या है, पार्लियामेंट है क्या? लोकसभा प्लस राज्यसभा। इज प्रेसिडेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? मेरा पहला क्वेश्चन, नोट डाउन दिस। दूसरी बात, लर्न अबाउट द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा के कैसे होते हैं? राज्यसभा के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, लोकसभा में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। व्हाट आर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज? Learn about this concept. What is Delimitation Act? Why Delimitation Act have been stopped after 1972? पॉपुलेशन के बेसिस पे क्यों स्टॉप कर दिया गया? राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों चुना गया? This is the election of your Lok Sabha and the Rajya Sabha. Then you will be learning about the duration of the houses. ड्यूरेशन में आप पढ़ोगे कि लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बट राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस चैम्बर। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अच्छा सर, मतलब एक बार राज्यसभा का बंदा कोई एमपी बन गया, मतलब उसकी तो लाइफ सेट है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्स। तो ये सब पढ़ना, जबरदस्त पढ़ना, ठीक है। ऐसे पढ़ना कि क्वेश्चन आ जाए तो एकदम मार गिराओ दूर से ही। देन अगेन लर्न अबाउट द क्वालिफिकेशंस. What are the qualifications which are required? What are the qualifications which are required to be a member of parliament? What are disqualification? Disqualification के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को तो ऐसे पढ़ लेना ना, ऐसे पढ़ लेना जैसे बच ही ना पाए। 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ को तो जबरदस्त कर लेना। मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है ना ये, कितने पेपरों में पूछा गया होगा, नहीं भी पूछा गया होगा तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। और क्या पढ़े सर पार्लियामेंट में? सर बता दो सर, अब तो मजा आ रहा है। इसके बाद क्या पढ़ोगे आप? इसके बाद आपका टॉपिक बचते ही कहां है? आप सिंपल सी बात अगर देखोगे आपके ये होगा। इसके बाद आप पढ़ोगे प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स, अबाउट द प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देन प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स में किसके बारे में पढ़ोगे? स्पीकर, ठीक है। हेड ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस इज पीएम। स्पीकर के बाद पढ़ोगे डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वही जो गुंडा पढ़ के आए थे भैया, वीपी, ठीक है। चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन। ये सब पढ़ डालो। और ये पढ़ो कि स्पीकर में कास्टिंग वोट क्या होता है। स्पीकर को जब हटाते हैं तो व्हाई ही वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, व्हाई डजंट ही कास्ट द कास्टिंग वोट। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ो। डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ो, हाउ ही इज अपॉइंटेड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर। अगर सर स्पीकर का काम करता है तो डिप्टी स्पीकर क्या करेगा? कुछ नहीं, कुर्सी पे बैठेगा बाकी एमपीओ की तरह। लेकिन जैसे ये स्पीकर अपनी सीट वेकेट कर देगा, मतलब खाली, वेकेट मतलब वैकेंसी हो गई, स्पीकर है ही नहीं, अब नया इलेक्ट करना है। और एक टर्म होता है एब्सेंट। तो बहुत फोकस से पढ़ना है यार पॉलिटी। एब्सेंट का मतलब है कि अभी भाई जो है शादी में गया है, ठीक है, भाई जो है बैंकॉक गया घूमने, ठीक है,
भाई ने नई गर्लफ्रेंड बनाई, उसके पास चला गया। खैर क्या ही गर्लफ्रेंड बनाएंगे स्पीकर वगैरह, मतलब छोड़ो, ये गलत शोभा नहीं देता उस उम्र पे। तो शादी, बैंकॉक, बैंकॉक भी नहीं शोभा देगा। मतलब मान के चलो वैष्णो देवी चले गए, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, एक्स वाई जेड, वो होता है एब्सेंसी की फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो इन दिस सिचुएशन योर डिप्टी स्पीकर विल एक्ट एज द स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, सॉरी गाइस यार, लेट मी जस्ट कनेक्ट द चार्जर, प्लीज जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ तो फिर उसके बाद आप पढ़ोगे योर डिप्टी स्पीकर विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर। फिर चेयरमैन के बारे में पढ़ो, वाइस चेयरमैन के बारे में पढ़ो। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ोगे तो देन लर्न अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सेशंस के अंदर कुछ टर्म है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइने डाई क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एडजर्नमेंट, व्हाट इज एडजर्नमेंट साइने डाई, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज प्रोरोगेशन, और मैं बता देता हूं, प्रोरोगेशन करेंगे प्रेसिडेंट, एडजर्नमेंट साइने डाई करेंगे स्पीकर। फर्क क्या होगा, एडजर्नमेंट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाई साहब 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, 7 दिन की छुट्टी है, 7 दिन बाद आ जाओ। एडजर्नमेंट साइने डाई में क्या बोलेंगे, छुट्टी है, कब तक की पता नहीं कोई पता नहीं है, डेट नहीं है, इतना सा फर्क है। प्रोरोगेशन कौन है, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रोरोगेशन मतलब वेरी एंडिंग ऑफ द सेशन। पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। सेशंस पढ़ लिए सर, अब क्या पढ़े, अब फिर आओ मोशंस के ऊपर। व्हाट आर द मोशंस, मोशंस में इंपोर्टेंट क्लोजर मोशन। क्लोजर के अंदर क्या इंपोर्टेंट है, कंगारू, गिलोटिन। ऐसे पढ़ डालो कंगारू, गिलोटिन, एक ही डिफरेंस होता है। और अच्छे सहिंसा जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, इस पर आ जाता है। तो कंगारू और गिलोटिन में एक डिफरेंस होता है, मेरे जो स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे। कंगारू गिलोटिन में क्या होगा, जो इंपोर्टेंट क्लॉजेज है उनको डिस्कस करते हैं और उनको वोट करते हैं, जो डिस्कस नहीं हुए उनको पास मान लिया जाता है। गिलोटिन में क्या होता है, जो इंपोर्टेंट लगते हैं उनको पास, उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो डिस्कस नहीं भी किए उनको भी वोट करके पास करते हैं। और कंगारू में क्या था, यहां पे जो डिस्कस नहीं किए हैं उनको बिना वोट के पास कर देते हैं। इतना एक सेकंड के टॉपिक है और आप डरते रहते हो इनसे। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ डालो। नो कॉन्फिडेंस मोशन वही जिससे लोकसभा हटा रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद सर क्या पढ़ डालें, नो कॉन्फिडेंस के बाद एडजर्नमेंट मोशन पढ़ डालो। एडजर्नमेंट मोशन के बाद सेंश्योर मोशन पढ़ डालो। एंड बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंश्योर एंड द नो कॉन्फिडेंस। सेंश्योर मोशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर बंदे की निंदा करना, जैसे आपकी मम्मी आंटी के साथ मिलके, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी आपकी मामी के साथ मिलकर, नानी के साथ मिलकर बुआ और दादी की चुगली करते हैं, वैसे ही सेंश्योर होता है। लेकिन बुआ और दादी का कुछ बिगाड़ सकती है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस चुगली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में सेंश्योर में बस तुम मिनिस्टर की चुगली कर सकते हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन में उसको भगा सकते हो। ये हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद क्या पढ़ोगे, एक सेकंड, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज, एक दो क्वेश्चन हर बार आता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर फाइनेंस कमिटीज तो बिल्कुल मत छोड़ना, और डिपार्टमेंटल कमिटीज, इतना भी पढ़ के जाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। 2 कमिटीज की बात कर रहा हूं बस। स्टेट लेजिस्लेचर पैरेलल टू दिस, खत्म बात। अब आ जाओ, नाउ बी रेडी फॉर वीक नंबर 3। नाउ कम्स द जुडिशरी। और देख रहे हो हाउ हाउ आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया, आपको लेजिस्लेटिव पढ़ा दिया, आपको जुडिशरी पढ़ा दिया, इसके अलावा है क्या पॉलिटी में। फिर बचेंगे बस वही फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। इसके बाद ऑलमोस्ट खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को बहुत प्यार से पढ़ना, बिकॉज जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर गवर्नमेंट। इसके बाद कभी फ्यूचर में सब्जेक्टिव पेपर लिखने की जरूरत पड़ गई ना, तो बिना जुडिशरी के कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल लिख नहीं पाओगे। आई एम टेलिंग यू, विदाउट द जजमेंट्स यू कैन नॉट डू। और जो लॉ वाला बच्चा कोई गलती से देख रहा हो ये, वो तो समझ ही जाना कि उनको तो पता ही होगा ऑब्वियसली कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशरी फॉर देम। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें सर, सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा है, कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट पढ़ लो पहले। अपॉइंटमेंट के अंदर एक जंग होगी, बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी, किसके बीच में सर, सुप्रीम कोर्ट खुद से लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट जज केस लेकर के आएगा, सेकंड जज केस लेकर के आएगा, थर्ड लाएगा, फिर 2014 में गवर्नमेंट एनजेएसी लेकर के आ जाएगी। एनजेएसी को भगाने के लिए फिर से फोर्थ जज केस लाएगा और इसको इनवैलिड कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहली वीडियो में बताया था, सबसे बड़ा गुंडा, ठीक है। तो फोर्थ जज केस में बोल देगा भाई साहब निकलो, एनजेएसी वाज अपॉइंटेड इन 2014, ठीक है। 2014 में कौन सी सरकार थी जानते हो आप, तो एनजेएसी में ये बोला गया कि भाई जो अपॉइंटमेंट होगा वो ये एनजेएसी करेगी। अब लेकिन अपॉइंटमेंट करते कौन है, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय एडवाइस विद द सीजेआई एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस। सब पढ़ना, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। उसके बाद पावर्स पढ़ो। पावर्स, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। मतलब जब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पढ़ता और पढ़ाता हूं ना, तो मन करता है वो गाना बजा दो, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है। ऐसा टॉपिक है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इतनी महीन सा अंतर है, और वो महीन सा अंतर समझ जाओगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज द ज्यूरिडिक्शन विच सुप्रीम कोर्ट हैव गॉट ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन द
यूनिट्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, दो स्टेट की आपस में लड़ाई हो गई, कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। स्टेट और सेंटर एक साथ हो गए, उनकी किसी स्टेट से लड़ाई हो गई, वहां भी दो स्टेट मिलकर सेंटर से लड़ने लग गए, वहां भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। एंड दिस इज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड दिस जुरिडिक्शन, और कहीं नहीं जा सकता। और ओरिजिनल मतलब पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। इतना शॉर्ट में समझा रहा हूं। फिर पढ़ो गाइस रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिडिक्शन पढ़ा सर। रिट जुरिडिक्शन तो इतना फेवरेट है, दोनों पेपर उठा के देख लो। दो पेपर लास्ट के सीडीएस के, क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो मेरे को बताना, और पिछले वाले में तो 2 क्वेश्चन थे। देख लो, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन है। रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट और बताना क्या हुआ। तो भाई ये सारे जुरिडिक्शन पढ़ो। अपीलेट जुरिडिक्शन भी पढ़ना है। अब आप किसी भी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो हम बोलते हैं ना कि भाई सीधे वो पहले गया सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर गया हाई कोर्ट के बाद अब वो केस लड़ेगा अपना कहां? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब ऐसे ही मजाक चल रहा है, मतलब इसका मतलब हाई कोर्ट जो है टाइम पास कर रहा था। तो दिस इज अपीलेट जुरिडिक्शन एंड दिस इज डिस्क्रिशनरी। कल ऐसा नहीं है कि आप मर्डर कर दो और आपको हाई कोर्ट सजा दे दे और आप बोलो कि मैं तो खुशी नहीं, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज डिस्क्रिशनरी। इफ सुप्रीम कोर्ट विल वांट दे विल एक्सेप्ट, एंड इफ दे वांट देन दे विल नॉट एक्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो भाई साहब। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 का है, ये और पढ़ लेना बस। इसके बाद बढ़ जाओ आगे। अब क्या पढ़े सर? जुडिशियल रिव्यू। ये जो 3 टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक मिला के 30 मिनट के टॉपिक है। तीनों टॉपिक आधे घंटे के हैं। तो घबराना मत कि सर सुप्रीम कोर्ट ये है बस विलेन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में क्या पढ़ना है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ में फर्क। और कभी ना समझ में आए तो मैं अगली वीडियोस में समझाऊंगा। जो ऐसे टर्म्स बोले हैं ना मैंने, जो एकदम सर के ऊपर से गए होंगे सर के, मतलब बाकी सब तो ठीक है, ये नहीं हो पा रहे, वो उनके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस लेकर के आऊंगा 5-5 10-10 मिनट की, सारी प्रिपेयर हो जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। बस पढ़ना शुरू करो। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए किसी को कुछ लगता है अच्छा तो वो जाकर के पीआईएल डाल सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब समझो। जुडिशियल एक्टिविज्म मींस कि व्हेन योर जुडिशरी स्टार्ट टू यूज इट्स पावर्स ऑन अ वेरी एक्सटेंसिव लेवल, कि जब जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर को कोई काम करने ही ना दे। अच्छा तुमने ये काम किया, रुक जाओ, तुमने कैसे कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हटाओ ये लॉ। दूसरी लॉ लाया, बोला ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हटाओ। यानी कुछ ना कुछ कमी निकाल के तो लेजिस्लेचर काम ही नहीं कर पा रहा है। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म, ओवरलैपिंग वर्ड्स पढ़ लेना बाकी। हाई कोर्ट इसके साथ तैयार कर लो। ट्रिब्यूनल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा वो भी बता देता हूं भाई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ आपका, कौन से आर्टिकल ऐड हुए 42nd अमेंडमेंट से? और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, और ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर पर्पस क्या है? ट्रिब्यूनल्स आया क्यों था? 42nd अमेंडमेंट से ट्रिब्यूनल ऐड किया गया। ट्रिब्यूनल ऐड जब ऐड किया गया तो आपका 323A और 323B आर्टिकल जोड़े गए। 323A टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जब पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी केस डालता है तो वो सीधे पब्लिक ऑफिस, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सीधे जाओ ट्रिब्यूनल। माथा मत खाओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का, निकलो यहां से। अब फिर पढ़ो सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का एक बहुत सुंदर सा चार्ट दिया होगा, बस उसको समझ जाना, उसके बाद तो जिंदगी आसान हो जाएगी। उसमें मुंसिफ कोर्ट पढ़ोगे आप, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आप उसमें समझना कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो जब क्रिमिनल केस देखेगा तो सेशन जज कोर्ट बन जाता है, और जब नॉर्मल केस देगा तो डिस्ट्रिक्ट जज केस बन जाता है। इसके अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहां मुंसिफ कोर्ट नजर आएगा आपको। सबके सब क्या काम करते हैं, किसकी कितनी औकात है जुरिडिक्शन की, बस ये पढ़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो। अब आ जाओ वीक नंबर 4, एंड वीक नंबर 4 इज गोइंग टू बी अ बिट मोर स्ट्रेसफुल टू यू। बहुत मेहनत कर लिया 3 हफ्ते, अब थोड़े आसान टॉपिक उठा लो। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाओगे ना तो जो पीछे पड़ के आए बोलोगे सर ये क्या है, सर ये हटा ही देते इसको कि छोड़ दो, सब तो आता है। मैं बस जनरल रीडिंग फॉर सब्जेक्टिव पर्पस। फेडरल, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक गाइज। फेडरलिज्म क्या है? व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम, व्हाट इज फेडरलिज्म? यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ोगे? यूनिफॉर्म यूनिटरी सिस्टम के अंदर पढ़ोगे कि व्हेन ऑल द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर, कि सेंटर सारी पावर लेके बैठा है। इवन इफ द स्टेट्स आर गेटिंग द पावर, दे आर ड्राइविंग इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। तो यानी बिल्कुल राजा महाराजा वाला सिस्टम। अकबर है, अकबर के पूरे साम्राज्य में कौन क्या करेगा, कौन बताएगा? अकबर बताएगा। अकबर इनको पावर भी देगा तो अकबर देगा। यह है आपका क्या? यूनिटरी। फेडरलिज्म क्या है? आज की डेट में हमारा सेंटर अपना काम करेगा भैया, स्टेट अपना काम करेगा। हमारी प्रॉपर लिस्ट है जहां बताया गया है कि सेंटर पे क्या पावर है। दिस इज नोन एज फेडरलिज्म, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ो।
सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ो। मोस्ट इंपोर्टेंटली पुंची कमीशन बहुत बाद में देखना भले ही, ठीक है। सरकारिया कमीशन जरूर देख लेना। सरकारिया कमीशन के 3-4 पॉइंट्स ही याद रखना, पुंची कमीशन के भी 3-4 याद रखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई, आर्टिकल 263, आफ्टर द सरकारिया कमीशन आर्म्ड फोर्सेस कुड बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी चीजें देखो, जबरदस्त। इंटर स्टेट, अब सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छा रिलेशन से थोड़ी काम चल जाएगा, आपस में स्टेट्स के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, वो भी पढ़ो। और फिर फिफ्थ इज गोइंग टू बी सच अ काइंड ऑफ टॉपिक जहां से आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, जहां आपको दिखेगा कि व्हाई इंदिरा गांधी वाज नोन एज द ओनली मैन ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी को ओनली मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते थे? भाई अकेला मर्द इंडिया का इंदिरा गांधी थी, ठीक है। यहां पे दिखेगा द मिसयूज ऑफ पावर्स, ठीक है, कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करके सारी चीजें बदली जा सकती हैं, कैसे पूरी पावर को अपने हाथ में लिया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, सबके सब पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, और इनके अमेंडमेंट जरूर पढ़ लेना। 42nd अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, 44th क्या बोल रहा है। एक बस हिंट दे देता हूं, 42nd जो है वो काम खराब करेगा, क्योंकि 42nd आ रहा है इंदिरा दीदी के टाइम पे। इंदिरा दीदी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, तो शी विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट की इमरजेंसी ना तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर जाए, और इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट का डिसीजन हो वो डिस्क्रिशनल हो, मतलब दैट शुड आल्सो बी बियॉन्ड टू द जुडिशियल रिव्यू। 44th अमेंडमेंट एक्ट आएगा, वो उनके साथ आ रहा है जब आपकी वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। अब जब बाद में, सॉरी वीपी सिंह ने, जब आपकी बाद में गवर्नमेंट बदल रही है, मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब आ रही है, मुरारजी देसाई के आते हैं, तो मुरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आ रही है, तो मुरारजी देसाई वगैरह उनको इतना परेशान कर चुकी थी दीदी इमरजेंसी के टाइम पे, तो अब इन्होंने कहा भाई साहब ऐसा ना हो वापस से दीदी जो है सत्ता में आए कभी और सत्ता में आके फिर से लंका लगा दे, तो पहले तो इस इमरजेंसी प्रोविजन को बदलो। तो जितने अच्छे काम, जैसे जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट के मेलिफाइड इंटेंशंस को चैलेंज करना, ये सब आपको 44th में देखने को मिलेगा, बाकी 42nd। चलो जल्दी जल्दी बढ़ो आगे। अब जरा वीक नंबर 5 में हम करने वाले हैं क्या, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी, एक नंबर फ्री का, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। अगस्त ऑफर में क्या था, क्रिप्स मिशन में क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए। भाई साहब कांग्रेस ने कितनी सीट जीती, मुस्लिम लीग ने कैसे जीती, मुस्लिम लीग ने क्यों बॉयकॉट किया, प्रिंसली स्टेट्स ने क्यों बॉयकॉट कर दिया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। और इनके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुन लो, सारी की सारी ड्राफ्टिंग कमिटी के जो भी मेंबर थे सबको रट लेना, मेजर कमिटीज के जो भी मेंबर्स थे, जो भी चेयरमैन थे, सबको रट लेना, बस खत्म। और उसके बाद एलिफेंट वाज यूज्ड एज द सील, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफी करी, किसने डेकोरेट किया, किसने हिंदी वर्जन लिखा, बस छोटी छोटी बात। फिर आ जाओ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आता ही है तुम्हें, इसमें से बस पॉइंट आउट करना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया, और वो तो अब तक कर ही चुके होगे तुम, वो हर चैप्टर में लिखा है लक्ष्मीकांत के। देन कम्स द प्रियम्बल। प्रियम्बल के दो ही क्वेश्चन आज तक जिंदगी में बने। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन से 3 वर्ड जोड़े गए। अच्छा, प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट मानते हैं कि नहीं, केशव नंदा भारती केस में क्या बोला, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। देन कम्स द फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे को दुख तो तब होता है ना जब एक बंदा इतनी शिद्दत से पॉलिटी पढ़ के जाए और आपके सीडीएस 2021 में पूछ लिया जाए कि भाई राइट टू इक्वालिटी इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे लगता है मतलब बहुत दुख होता है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 जो है वो 5वीं क्लास के बच्चे को पता होता है कि ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो बहुत दुख होता है। लेकिन डोंट वरी, मेहनत करके जाओ, अगली इस बार ऐसा पूछा, अगली बार बढ़िया पूछेंगे जो आपको मजा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मजा भी नहीं आएगा जब आप पढ़ के जाओगे, आपको लगेगा यार ये तो सबने कर लिया होगा, मैंने क्यों पढ़ा पागलों की तरह फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन मिनिमम अगर आपके आ रहे हैं फंडामेंटल राइट से, तो फंडामेंटल राइट्स में सब कुछ करके जाओ। दिस इज यूपीएससी, इट विल आस्क यू द एक्सेप्शंस, डिटेल में पढ़ना। ऐसे नहीं कि सर मेरे को बस ये पता है कि सर आर्टिकल 12 ये होता है, सर 13 होता है, 14 होता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 सब कुछ पता है सर, 32 तक 35 तक पता है, बस ये पता है आर्टिकल क्या होता है, कुछ नहीं होगा। अरे एक्सेप्शन पूछेगा, अंदर घुस के पढ़ना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या है, एक हमने इंग्लैंड से लिया, एक यूएस से लिया, दोनों को मिला के एक अमलगम बना दिया और सबसे बढ़िया बना दिया अपना आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ क्या था आर्टिकल 14 के अंदर, एवी डाइसी ने क्यों दिया, उसके 2 प्रोपोजल्स हमने एक्सेप्ट किए, तीसरा क्यों नहीं किया। फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चन। जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर एक्सेप्शंस क्या है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे कि आपके जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम कहां से आया, एकदम डिटेल में पढ़ो। रिलीजन के बारे में पढ़ो कि व्हाई इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, कैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें ग्रांट होता है, स्टेट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, बहुत मजा आएगा। देन कम टू द डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। देन कम टू द फंडामेंटल ड्यूटी, और ये भी फ्री का नंबर होता है एक। फ्री का नंबर क्यों, क्योंकि सीधे बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी,
अरे 10 फंडामेंटल ड्यूटी स्टेटमेंट पढ़ के जाओगे क्वेश्चन होगा। देन कम्स द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मींस केशवानंद भारती के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट बोला कि फ्यू पार्ट ऑफ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हम मानते हैं, यू हैव गॉट द आर्टिकल 368, तुम पावर है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हाथ मत लगा देना वरना हाथ तोड़ दिया जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी प्रिसाइसली आई एम सेइंग व्हाट यू नीड टू फोकस इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज which of the which amendments comes under article 368 and which amendments doesn't come under article 368। इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी समझ जाएंगे जो पढ़ेंगे। अच्छा आगे आओ, वीक नंबर 6 पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज के बारे में क्या पढ़ोगे? पंचायती राज कैसे आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने आर्टिकल 243 टू 243 ओ बनाए। क्या आर्टिकल्स थे, क्या नहीं थे, इनकी जो फाइनेंस कमीशन है वो इनमें से कौन सा आर्टिकल में बनती है, ये सब पढ़ोगे। 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अब एक क्वेश्चन तो इससे हो जाता है, यहीं से पूछ लेता है, मतलब भाई 11th शेड्यूल जो है वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल आया, पंचायती राज कौन से शेड्यूल में, तो फिर बहुत दुख होता है, बोला यार इतना सब कुछ क्यों पढ़ा। इसके बाद पढ़ना पैसा एक्ट। पैसा, प्रोविजन ऑफ पंचायत, प्रोविजन ऑफ पंचायत फॉर द एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। जब आपका पंचायती राज सिस्टम स्टेबलाइज हुआ तो 11th शेड्यूल में लिखा गया कि भाई पंचायती राज सिस्टम विल नॉट बी अप्लाइड टू द शेड्यूल्ड एरिया, बट इफ प्रेसिडेंट वांट्स इन फ्यूचर देन द पंचायती राज सिस्टम कैन बी अप्लाइड टू द शेड्यूल्ड एरिया डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द आर। तो फिर प्रेसिडेंट को लगा कि भाई शेड्यूल्ड एरियाज में भी एक्सटेंशन देना चाहिए पंचायती राज का, तो दिया। दिस इज पीसा एक्ट। नाउ कम्स द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी आपके 74th अमेंडमेंट एक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, उससे 12th शेड्यूल ऐड होगा, यही सब पढ़ लोगे। देन कम टू यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी वो यूनियन टेरिटरी नहीं है दिल्ली पौंडीचेरी, वो फलाना ढिमका, ये है आपका आर्टिकल 1 टू आर्टिकल नंबर 4। रीड वेरी प्रिसाइसली। आर्टिकल 1 says India, that is Bharat, is a union of state. Why union of state? Why not federation of state? Try to find out the answer of this question. Article 4 says कि भाई आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो दे विल नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। पूरा चैप्टर खत्म, यही समझ जाओ, बहुत है। देन कम टू द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में जस्ट रिमेंबर द आर्टिकल। आर्टिकल 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8, 9, 10, 11। हाउ समवन कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड हाउ समवन कैन रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और यही सब चीजें, बिकॉज अभी आपका जो भी हालात चल रहे हैं देश में उसको देखते हुए थोड़ा इंपॉर्टेंट है 1-2 साल तक। और यूनियन टेरिटरीज की बात कर लो। यूनियन टेरिटरीज वही है दिल्ली पौंडीचेरी, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे बनते हैं, सारी चीजें कैसे फंक्शन करती हैं, हाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरीज, हाउ प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस फॉर द 5 यूनियन टेरिटरीज, ये सारी चीज आप देखोगे। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया वेरी इंपॉर्टेंट। एएमटीएम याद कर लो, एएमटीएम दीज आर द 4 स्टेट, यही पूछ लेते हैं 6 शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आती हैं, 5th 6th शेड्यूल होगा। ये बहुत मैंने डाल दिया ये टॉपिक, मतलब अच्छा है, अब कुछ नहीं छोड़ रहा मैं आपके लिए, तो ये भी डाल दिया। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें बस आपको पढ़ो भी तो ये पढ़ लेना कि आर्टिकल 371 टॉक्स अबाउट सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर फ्यू रीजंस ऑफ द महाराष्ट्र। आर्टिकल 371 टॉक्स अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी स्टेट हैं जिनके कुछ स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन क्या है, डोंट गो इन द डिटेल, जस्ट रिमेंबर कि कौन सा आर्टिकल है, आई के अंदर कौन सी स्टेट के लिए है, जे के अंदर कौन सी स्टेट के लिए, ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट्स कम टू द वीक नंबर 7। अब खत्म, ये रेस्ट स्टेज है आपकी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी कैसे होती है, लेट मी गिव यू अ क्विक इनसाइट इन जस्ट 1 मिनट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो जो इंसान एक बार रीड भी करेगा तो उसका तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन दे कम बेसिकली कम अबाउट द आर्टिकल। जैसे सीडीएस 2 2020 में आपका सिंपली पूछ लिया कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो आपका कौन से आर्टिकल से आया, तो दैट वाज बेसिकली फ्रॉम आर्टिकल 338A। 338A जो आर्टिकल है आपका, कौन है, चलो बाद में बात करेंगे। 338 जो आपका आर्टिकल है उसमें बात करते हैं किसकी, भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आर्टिकल्स पूछ लेंगे। आर्टिकल 324 क्या है, इलेक्शन कमीशन के बारे में है। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स विल बी आस्क्ड टू यू। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में बनता है, कितने साल में बनता है, क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जीएसटी का विच वन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऐसे क्वेश्चन। तो सिंपली जस्ट गो विद द फ्लो, आराम से तसल्ली से पढ़ो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वही पढ़ोगे, नीति आयोग हो गया आपका, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और इनके बारे में भी अब इनके तो कोई आर्टिकल्स होंगे नहीं बिकॉज दीज आर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो सिंपली जस्ट गो विद दीज थिंग्स एंड दिस इज गाइस द कंप्लीट स्ट्रेटजी टू कंप्लीट द पॉलिटी इन 7 वीक्स। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यहां तक ना
एक भी टॉपिक आपका पॉलिटी का बचा नहीं है। वो यूनिट छोड़े मैंने जो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो सीएससी वाले बच्चे और सब्जेक्टिव पेपर वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक सिंगल चैप्टर नहीं छोड़ा मैंने। और आप बताओ हाउ डू यू फील, कैन यू कंप्लीट इट इन 7 days और नॉट? हु एक्सेप्ट द चैलेंज? इस मंडे से कौन मेरे साथ ये चैलेंज शुरू करने वाला है? हु इज विलिंग टू कीप दिस चैलेंज? एंड अगर तुम लोग बहुत सपोर्ट दोगे तो आई विल कम अप विद द शॉर्ट वीडियोस फॉर द डिफिकल्ट टॉपिक्स व्हिच यू विल पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? नाउ वन मोर थिंग आई हैव इंक्लूडेड फॉर यू, आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू। उसके बारे में मैं थोड़ा शांति लूंगा, आप पढ़ना, और उसके बाद लेट्स एंड दिस वीडियो। नॉट गोइंग टू टेल यू द मीनिंग, ओके? ठीक है, आई होप सबने पढ़ा। रिमेंबर, ऑफिसर्स एंड लीडर्स आर नॉट born. Understanding the point, officers and leaders are not born. It's just that those who can challenge the circumstances become the one. और officers और leaders वही बनते हैं ना, those who face the immense difficulties in their life. The best officers and the best leaders are the result of the worst times in their life. So just remember this thing. With this useful thought, I'm ending this video. I hope you all have liked this video. Okay, I just don't remember the time. I was planning this video should be a 15 minutes, but I still don't remember the time. There is no timer. But whatever it is, I think I have just provided you very crisp and effective material. So guys, please show your love in the comment section. Share your feedbacks and just do share the page, share the channel, and you can also follow me on Instagram, CDS Academia, if you have liked the material, and we will be coming up with few more videos like this. So guys, all the best. Bye bye. Take care. Jai Hind.